स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट में। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिस पर हमारा, आपका, पूरी इंसानियत का भविष्य टिका है। और पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनवायरनमेंट इसीलिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल का साइंस है। तो आज इस साइंस की बुनियाद को मजबूत करते हैं। ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का पार्ट 1 है। यहाँ हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। इस पार्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर ये नींव, ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, तो आगे के सारे टॉपिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण है क्या चीज? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन कहती है द टोटल सराउंडिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। आसान भाषा में इसका मतलब है हमारे आसपास की हर वो चीज जो हम पर असर डालती है। सोच के देखिए, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर, हम सब, ये सब मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब इस एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला बायोटिक यानी सारी जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान। और दूसरा एबायोटिक यानी बेजान चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी। और ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही शामिल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी धरती के उन 4 मेजर स्फीयर्स यानी मंडलों को समझते हैं जिनके आपस में मिलने से ही इस ग्रह पर सब कुछ चलता है। ये 4 स्फीयर्स हैं। लिथोस्फीयर यानी जमीन का सारा हिस्सा, फिर है हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का पूरा संसार, तीसरा है एटमॉस्फेयर यानी हवा का घेरा, और चौथा, जहां ये तीनों मिलते हैं वहां बनता है बायोस्फीयर यानी जीवन मंडल। तो लिथोस्फीयर क्या है? ये हमारी धरती के ऊपरी सॉलिड परत है जिसमें मिट्टी, चट्टान, पहाड़ सब कुछ आ जाता है। वहीं एटमॉस्फेयर गैसों का वो प्रोटेक्टिव कंबल है जो धरती को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, ओजोन लेयर जो हमें सूरज की हानिकारक यूवी रेस से बचाती है, वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर वाले हिस्से में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। इसमें धरती का सारा पानी है, समुद्र, नदियां, झीलें, सब कुछ। लेकिन यहां एक शॉकिंग फैक्ट है, धरती पर मौजूद पानी का लगभग 97% समुद्रों में है, जो कि खारा है यानी पीने लायक नहीं है। और आखिर में आता है बायोस्फीयर। इसको आप लाइफ का फॉर्मूला समझ लीजिए। ये वो जादुई नैरो जोन है जहां जमीन, पानी और हवा एक साथ मिलकर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। बस यही वो जगह है जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो हमने धरती के सिस्टम्स को तो समझ लिया, लेकिन इन सिस्टम्स पर हम इंसान क्या असर डाल रहे हैं? क्या इस असर को नापने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इस टूल को कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आसान शब्दों में ये इस बात का हिसाब किताब है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती के कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ लीजिए, ये हमारी कंजम्पशन का एक रिपोर्ट कार्ड है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा कंजम्पशन यानी हमारा फुटप्रिंट धरती की उन रिसोर्सेज को रीजेनरेट करने की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। इस हालत को कहते हैं इकोलॉजिकल डेफिसिट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट मैथिस वेकोनेगल और विलियम रीज ने दिया था। तो ठीक है, अगर हमारा फुटप्रिंट एक प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसकी सबसे आम डेफिनेशन है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे बिना आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों से समझौता किए। ये डेफिनेशन ब्रंटलैंड कमीशन की 1987 की रिपोर्ट से आई थी। ध्यान रखिएगा, ये कमीशन का नाम और साल दोनों एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट असल में 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिका है। इकोनॉमिक यानी देश की तरक्की, सोशल यानी लोगों की भलाई, और एनवायरमेंटल यानी हमारे प्लैनेट की सुरक्षा। जब इन तीनों में एक आदर्श संतुलन, एक बैलेंस बनता है, तभी असली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन ये बैलेंस बनाए कैसे, खासकर जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट जैसे फैक्ट्री या डैम बन रहा हो? इसके लिए एक बहुत जरूरी टूल है जिसे हम EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो EIA क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असरों का आकलन किया जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, विकास के नाम पर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना। इसके प्रोसेस में कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और इम्पैक्ट एनालिसिस। लेकिन सबसे जरूरी कदम है पब्लिक कंसल्टेशन यानी आम जनता से राय लेना। ये इस पूरे प्रोसेस का एक अनिवार्य यानी मैंडेटरी हिस्सा है। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। इन डेट्स को जरूर नोट कर लीजिए। 1969 जब USA में EIA की शुरुआत हुई, 1987 जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया, और इंडिया के लिए पहला EIA नोटिफिकेशन 1994 में आया जिसे 2006 में अपडेट किया गया। चलिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन।
वो कौन सा स्फीयर है जहां जमीन, पानी और हवा मिलते हैं और जहां जिंदगी संभव होती है? सोचा आपने? अगर आपका जवाब बायोस्फीयर है तो बिल्कुल सही। एक और सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस कमीशन की रिपोर्ट में ठीक से डिफाइन किया गया था? याद कीजिए। बिल्कुल सही, ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो आज हमने एनवायरनमेंट के फाउंडेशन को समझा। की टेकअवेज याद रखें। एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों से बनता है। अर्थ के 4 स्फीयर्स हैं जो आपस में जुड़े हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारी डिमांड को नापता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और EIA हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के जरूरी टूल्स हैं। हमारी सीरीज के पार्ट 2 में हम इकोसिस्टम और फूड चेन्स जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। तो ये है हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एनवायरनमेंट के सारे बेसिक्स कवर किए थे। आज हम एक लेवल अप जा रहे हैं और अर्थ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सिस्टम को जीरो से बिल्कुल एडवांस तक समझेंगे। चलिए शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल फैक्ट से करते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो अर्थ पर लाइफ जैसे हम जानते हैं इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ हवा नहीं है, ये हमारा अल्टीमेट सर्वाइवल किट है। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप क्या है? हम अर्थ के इस इनविजिबल शील्ड को समझेंगे, इसकी अलग अलग लेयर्स से गुजरेंगे, फिर हम ओजोन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करेंगे। और हाँ, क्लाइमेट चेंज, एल नीनियो, ला नीनिया और साइक्लोन्स जैसे हॉट टॉपिक्स को भी डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि इन पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना तो पक्का है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये अदृश्य ढाल यानी हमारा एटमॉस्फेयर आखिर है क्या और ये किन चीजों से बना है। देखिए, डेफिनेशन कहती है एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये गैसों का एक प्रोटेक्टिव कंबल है जो अर्थ को चारों तरफ से लपेटे हुए है और अर्थ की ग्रेविटी इसे पकड़ कर रखती है। अच्छा, तो इस कंबल में है क्या क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं 78% यानी सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का है, लेकिन जो 21% ऑक्सीजन है ना, वो हमारी लाइफलाइन है। उसके अलावा आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस भी हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वांटिटी में भले ही नाइट्रोजन सबसे आगे हो, लेकिन लाइफ के लिए असली हीरो ऑक्सीजन ही है। अब टाइम है एक इंटरेस्टिंग जर्नी का। चलिए जमीन से शुरू करके स्पेस के अंत तक एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो डिवीजन है, ये टेम्परेचर के बदलाव के बेसिस पर किया गया है। ये 5 मेन लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक, जैसे कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो। हम ग्राउंड फ्लोर यानी ट्रैपोस्फियर से शुरू करेंगे और सीधे टॉप फ्लोर यानी एक्सोस्फियर तक जाएंगे, जहां हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में मिल जाता है। तो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये वो लेयर है जहां हम रहते हैं। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए, सारे वेदर फिनोमेना मतलब बादल, बारिश, तूफान सब कुछ इसी लेयर में होता है। इसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसका सुपरस्टार है ओजोन लेयर और जो जेट प्लेन्स आप देखते हैं वो भी इसी लेयर में इन्हीं साफ रास्तों पर उड़ते हैं। और ऊपर चलते हैं तो आती है मेसोस्फीयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है। जो टूटते तारे या मीटियोर्स हम देखते हैं वो यहीं आकर जल जाते हैं। उसके ऊपर है थर्मोस्फीयर, जहां टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट आयोनोस्फीयर भी यहीं है। और बिल्कुल आखिर में है एक्सोस्फीयर, जो सबसे बाहरी लेयर है और धीरे धीरे स्पेस में घुल जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन एग्जाम ट्रैप है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। अक्सर स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि वेदर फिनोमेना स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखें, मौसम से जुड़ी हर चीज, हर तूफान, हर बारिश सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में होती है। ये पॉइंट बिल्कुल लॉक कर लीजिए। अब बात करते हैं अर्थ के नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, यानी ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये दोनों मिलकर हमारे प्लैनेट के लिए एक परफेक्ट थर्मोस्टैट का काम करते हैं। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये एक शील्ड की तरह काम करती है और सन से आने वाली डेंजरस यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका पतला होना यानी डिप्लीशन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके डिप्लीशन के मेन विलन्स हैं CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स और मेथाइल ब्रोमाइड। अब समझिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सन की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, उसे वापस स्पेस में जाने से रोकती हैं और इसी वजह से हमारी अर्थ रहने लायक गर्म रहती है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में बुरा नहीं है, ये एक जरूरी नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए इफेक्ट को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल है, पर ग्लोबल वार्मिंग एक मैन मेड प्रॉब्लम है। और ग्लोबल वार्मिंग से ही सीधा जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, क्लाइमेट चेंज।
ये वेदर के पैटर्न्स में आने वाला एक बहुत लंबा यानी लॉन्ग टर्म बदलाव है। इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्टेप्स लिए गए हैं। इनकी डेट्स जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन आता है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए, 1988 में आईपीसीसी का गठन हुआ और 2015 में अहम पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। चलिए एक और कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है। देखिए, वेदर शॉर्ट टर्म है, जैसे आज का मौसम कैसा है, लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है। किसी जगह का क्लाइमेट वहां के 30 साल या उससे ज्यादा के वेदर का एवरेज होता है। अब हम बात करेंगे उन ग्लोबल पावर हाउसेस की जो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती हैं, खासकर इंडियन मॉनसून को। ये है एल नीनो, ला निना और जेट स्ट्रीम्स। तो एल नीनो और ला निना ये दोनों पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर से जुड़े हैं। सिंपल टर्म्स में, जब एल नीनो आता है तो पैसिफिक ओशन का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे इंडिया में मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ला निना। इसमें पानी ठंडा होता है, जो इंडियन मॉनसून को और स्ट्रांग बना देता है और फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। और जेट स्ट्रीम्स क्या है? ये एटमॉस्फेयर में ऊपर बहुत तेजी से बहने वाली हवा की नदियां हैं। इनका रोल बहुत क्रिटिकल है। ये मॉनसून कब शुरू होगा और साइक्लोन्स किस रास्ते पर जाएंगे, ये सब डिसाइड करती हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का शिफ्ट ही समर मॉनसून का ट्रिगर होता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, साइक्लोन्स यानी चक्रवात। चलिए इन घूमते हुए तूफानों के पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। देखिए, मोटा मोटा 3 तरह के साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्म समुद्र के पानी पर बनते हैं और इनके सेंटर में एक शांत आई होती है। फिर आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स जो मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, और आखिर में पोलर साइक्लोन्स जो ठंडे पोलर एरियाज में बनते हैं और साइज में काफी छोटे होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। 3 सिंपल सवाल हैं। पहला, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में है? दूसरा, एल नीनो से जुड़ा है ENSO, इसका फुल फॉर्म क्या है? और तीसरा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सोचा? चलिए अब आज के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को समराइज करते हैं। तो एग्जाम के लिए ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखें। 1, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं और सारा मौसम ट्रोपोस्फेयर में होता है। 2, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए है। 3, एनसो साइकिल यानी एल नीनो सडन ऑसिलेशन सीधे इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। और 4, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को गर्म समुद्री पानी चाहिए और ये इक्वेटर पर नहीं बन सकते। तो हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ गैसों का मिक्सचर नहीं, एक जिंदा डायनामिक सिस्टम है। अगली बार जब आप ऊपर देखें तो उस अदृश्य शील्ड के बारे में जरूर सोचिए जो हमें जिंदा रखती है। अगले पार्ट में हम हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल की गहराइयों को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। आज हम पोल्यूशन यानी प्रदूषण पर एक ऐसी मास्टर क्लास करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक पल के लिए सोचिए, अगर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं और जिस मिट्टी में हमारा खाना उगता है, सब धीरे धीरे जहर बन जाए तो यही है पोल्यूशन का सबसे बड़ा और असली खतरा। तो ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि हमने एनवायरनमेंट के बेसिक्स से शुरू किया, फिर एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सिस्टम की गहराइयों को समझा, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोल्यूशन को बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड लेवल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फोकस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज का रोड मैप क्या है। हम प्रदूषण के फंडामेंटल से शुरू करेंगे, फिर एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन के खतरों को समझेंगे। इसके बाद हम कुछ अनसीन पोल्यूटेंट्स को देखेंगे, इंडिया के इंपॉर्टेंट एक्ट्स पर नजर डालेंगे और एंड में एक सॉलिड रिवीजन के साथ इस सेशन को रैप अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, पोल्यूशन द फंडामेंटल्स। यहाँ हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो आखिर ये पोल्यूशन है क्या? देखिए, डेफिनेशन कहती है द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट कॉजिंग एडवर्स चेंजेस। बिल्कुल आसान शब्दों में, जब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी अनचाही चीज आ जाती है जिससे उसके बैलेंस को नुकसान पहुंचता है, उसे ही हम पोल्यूशन कहते हैं। सिंपल। इसकी कुछ खास पहचान है। पहली, ये जिंदा चीजों के लिए हानिकारक है। दूसरी, ये नेचर का बैलेंस बिगाड़ देता है। तीसरी, ज्यादातर ये ह्यूमन एक्टिविटीज से ही होता है। और चौथी, इसका असर कभी ठीक हो सकता है और कभी परमानेंट भी हो सकता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। पॉल्यूटेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी, जो सीधे अपने सोर्स से निकलते हैं, जैसे गाड़ी के धुएं से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जो एटमॉस्फेयर में दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके बनते हैं, जैसे ओजोन या एसिड रेन। और हाँ, एक बात जो एग्जाम्स में बार बार आती है, ओजोन जब ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो अच्छा है, हमारी रक्षा करता है, लेकिन जब यही ओजोन नीचे ट्रोपोस्फीयर में बन जाता है तो ये एक खतरनाक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एयर पोल्यूशन एंड स्मॉग, वो इनविजिबल दुश्मन जो हमारे चारों तरफ है।
हवा में जो सबसे बड़े विलन्स हैं वो है PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये आते कहाँ से हैं? गाड़ियों से, फैक्ट्री से, पावर प्लांट से और खेत खलियान में जलने वाले बायोमास से। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP का टारगेट इन्हीं पोल्यूटेंट्स को कम करना है। ये है इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। ये बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड है हमारी हवा का। ये टेबल दिखाता है कि हवा की क्वालिटी को गुड से लेकर सीवियर तक 6 अलग अलग कैटेगरीज में कैसे स्कोर किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सांस लेना कितना सेफ या डेंजरस है। ओके, ये कंपैरिजन एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। स्मॉग के 2 मेन टाइप्स हैं, लंदन स्मॉग और LA स्मॉग। लंदन स्मॉग ठंडे नम मौसम में होता है और इसका मेन कल्प्रिट है कोयला जलने से पैदा हुआ SO2। दूसरी तरफ LA स्मॉग, जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, गर्म मौसम में सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन से बनता है। दोनों एकदम अलग हैं। चलिए अब हवा से उतरकर जमीन और पानी में फैले खतरे की बात करते हैं। सेक्शन 3, हमारा पानी और मिट्टी। वाटर पोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन। इसकी पूरी कहानी समझिए। स्टेप 1, खेती से आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पानी में घुल जाते हैं। स्टेप 2, इससे algae यानी काई को इतना खाना मिलता है कि वो बहुत तेजी से बढ़कर पानी की पूरी सरफेस को ढक लेती है। स्टेप 3, जब ये algae मरती है तो बैक्टीरिया उसे सड़ाने के प्रोसेस में पानी की सारी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। और आखिरी नतीजा क्या होता है? स्टेप 4, ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और बाकी सारे जीव मर जाते हैं। अब पानी कितना पोल्यूटेड है ये कैसे पता चलता है? इसके लिए एक टर्म है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और एग्जाम के लिए इसका एक सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा BOD पानी उतना ही ज्यादा गंदा। हाई BOD मीन्स हाई पोल्यूशन, सिंपल एज दैट। अब ये 2 टर्म्स देखिए, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। जब कोई जहरीला केमिकल जैसे मर्क्यूरी किसी एक छोटे जीव के शरीर में इकट्ठा होने लगता है, उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर जब उस छोटे जीव को कोई बड़ी मछली खाती है और उस बड़ी मछली को इंसान, तो हर अगले लेवल पर उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन तेजी से बढ़ता जाता है। फूड चेन में जहर के इस बढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन को ही बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। चलिए अब उन पोल्यूटेंट्स की तरफ चलते हैं जो दिखते तो नहीं लेकिन उतने ही खतरनाक हैं। सेक्शन 4, द अनसीन पोल्यूटेंट्स। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन ट्रैफिक और इंडस्ट्री से होता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। थर्मल पोल्यूशन पावर प्लांट से निकले गर्म पानी से होता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन न्यूक्लियर एक्सीडेंट से फैलता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। तो इन सब खतरों से लड़ने के लिए इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं? आइए देखते हैं सेक्शन 5 में, इंडियाज काउंटर अटैक। ध्यान दीजिए, इन एक्ट्स के साल सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1974 में आया वाटर एक्ट, 1981 में आया एयर एक्ट, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद 1986 में आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक अम्ब्रेला एक्ट है, और 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया। ये सारे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बनाए गए बहुत इंपॉर्टेंट कानून हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 6, फाइनल एग्जाम रिवीजन। चलिए देखते हैं कि हमने अब तक जो सीखा वो कितना याद है। पहला सवाल आपके लिए, किसी नदी में हाई BOD का क्या मतलब है? थोड़ा सोचिए। इसका साफ मतलब है कि नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, यानी हाईली पोल्यूटेड। सवाल नंबर 2, LA टाइप स्मॉग NOx और हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन से बनता है, लेकिन इसके लिए एक चीज की मौजूदगी जरूरी है। वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है? एसिड रेन, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड? राइट, सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये सीधे सोर्स से निकलता है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को फटाफट समेटते हैं कि एग्जाम पॉइंट्स याद रखिएगा। ओजोन ट्रोपोस्फियर में एक पोल्यूटेंट है, लंदन स्मॉग ठंडे मौसम में होता है, बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन से जुड़ा है, हाई BOD पानी के पोल्यूशन का एक बड़ा इंडिकेटर है, और सबसे जरूरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। अगर आपने ये सब समझ लिया है तो आप पोल्यूशन से जुड़े ऑलमोस्ट हर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को डिटेल में कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम भारत के पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले कानूनी दांवपेच और नीतियों को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पोल्यूशन रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है, जंगलों को बचाने का कोई सिस्टम नहीं है और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने पर कोई सजा भी नहीं। क्या होगा उस दुनिया का? देखिए, एनवायरनमेंट सिर्फ अवेयरनेस से नहीं बल्कि मजबूत कानूनों और पॉलिसीज से ही बचता है। तो ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का पार्ट 4 है। आज हम भारत के एनवायरमेंटल लॉस का पूरा फ्रेमवर्क समझने वाले हैं, जो UPSC, स्टेट PCS, SSC और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जड़ से। भारत में पर्यावरण से जुड़ा हर कानून अपनी ताकत हमारे संविधान से लेता है। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड पर है ये बहुत दिलचस्प है। हमारा संविधान 2 लेवल पर काम करता है। एक है आर्टिकल 48A जो कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। और दूसरा है आर्टिकल 51AG जो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हम सब यानी हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए जरूरी है। 48A स्टेट के लिए है और 51AG सिटीजन्स के लिए। अब हम उस कानून की बात करने जा रहे हैं जो भारत के पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा और मजबूत हथियार है। इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। और ये नाम क्यों पड़ा ये आपको बस अभी पता चल जाएगा। साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत ही भयानक हादसा था। इस ट्रेजेडी के बाद ये महसूस किया गया कि हमें एक ऐसे पावरफुल कानून की जरूरत है जो हर तरह के एनवायरमेंटल खतरे से निपट सके। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इसे अम्ब्रेला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा, पानी, जमीन, नॉइज मतलब एनवायरमेंट के हर पहलू को अपनी एक छतरी के नीचे कवर कर लेता है। तो ये एक्ट करता क्या है? पहला, पर्यावरण को बचाता है। दूसरा, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, ये केंद्र सरकार को बहुत वाइड पावर्स देता है ताकि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कड़ा कदम उठा सके। इसी एक्ट से एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट निकला है EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको सिंपल भाषा में समझें तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे कोई डैम या फैक्ट्री शुरू होने से पहले ये देखा जाता है कि उसका पर्यावरण, जंगल और जानवरों पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद ही मंजूरी मिलती है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो हो गया एक बड़ा अम्ब्रेला, लेकिन इस अम्ब्रेला के नीचे हमारे जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ स्पेशल गार्ड्स भी तैनात हैं। चलिए इन स्पेशलाइज्ड कानूनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कानून जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को एक लीगल प्रोटेक्शन देता है। इसका सीधा मकसद है शिकार और इल्लीगल ट्रेड को सख्ती से रोकना। इस एक्ट की सबसे खास बात जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है वो है इसके शेड्यूल्स। शेड्यूल I और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में जो जानवर आते हैं उन्हें मिलती है हाईएस्ट प्रोटेक्शन, मतलब उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा अपराध है। वहीं शेड्यूल 5 में उन जानवरों को रखा जाता है जिन्हें सरकार वर्मिन यानी हानिकारक जीव घोषित कर सकती है और उन्हें मारना लीगल हो जाता है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये कानून बहुत सीधा और सख्त है। ये कहता है कि किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट काम जैसे कि इंडस्ट्री या माइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेना कंपल्सरी है। स्टेट गवर्नमेंट अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। अब हम सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे जो हमारी एक अनमोल धरोहर है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के तहत भारत की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी को बचाना। दूसरा, उसका सस्टेनेबल यूज करना। और तीसरा, उससे होने वाले फायदों का फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना। और यहीं पर इसका सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या ABS। सोचिए, अगर कोई कंपनी किसी गांव के लोगों के पुराने ज्ञान और किसी खास औषधीय पौधे का इस्तेमाल करके कोई दवा बनाती है और करोड़ों कमाती है, तो इस कानून के तहत उसे अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उस लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करना ही होगा। अच्छा, कानून तो बहुत सारे बन गए, लेकिन इन्हें लागू कौन करवाएगा? अगर कोई ये कानून तोड़े तो क्या होगा? इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कोर्ट है जिसे ग्रीन कोर्ट भी कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT, जिसे 2010 में बनाया गया था। ये एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी है जिसका एक ही काम है, एनवायरमेंट से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाना। इसकी खास बात यह है कि इसमें जजेस के साथ साथ एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं ताकि फैसले साइंटिफिकली करेक्ट हों। NGT एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत पर काम करता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है जो भी एनवायरमेंट को गंदा करेगा उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। सरकार इन्हें जमीन पर उतारने के लिए कई बड़ी और इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी चलाती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम, पेड़ लगाने के लिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और देश को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन। ये सारी स्कीम्स इन कानूनों को एक्शन में लाती हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। पहला सवाल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था? और दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा शेड्यूल सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है? दिमाग पर जोर डालिए। तो चलिए आज की पूरी चर्चा को एग्जाम के लिए 5 की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। EPA 1986 ये एक अम्ब्रेला एक्ट है। WPA 1972 में स्केड्यूल सबसे जरूरी है। FCA 1980 में सेंट्रल अप्रूवल मैंडेटरी है। BDA 2002 का कोर आइडिया है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग और NGT का मूल मंत्र है पोल्यूटर बेस प्रिंसिपल। इन्हें याद रखिएगा।
तो आज हमने भारत के डोमेस्टिक लॉज का पूरा मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर समझ लिया है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे ये मजबूत घरेलू कानून ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए काफी है? यही सवाल हमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस की दुनिया में ले जाता है। अगली बार हम UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। आज हम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के उन अहम कॉन्सेप्ट्स में डाइव करने वाले हैं जो एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। सोचकर देखिए, ऐसी दुनिया कैसी होगी। बायोडाइवर्सिटी ही हमारे प्लैनेट का असली खजाना है और इसे समझना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए मैंडेटरी है। यह हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का पार्ट 5 है। हम आगे बढ़ चुके हैं और आज का फोकस है बायोडाइवर्सिटी पर, एक ऐसा टॉपिक जिससे UPSC, SSC और स्टेट PCS एग्जाम्स में सवाल बनते ही बनते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की एरियाज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ये हमारा रोड मैप है ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बायोडाइवर्सिटी है क्या? इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, चाहे वो जंगल हो या तालाब, वहां लाइफ के कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबकी वैरायटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को हम 3 अलग अलग लेवल्स पर समझते हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटी है, जैसे चावल की अलग अलग किस्में। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी एक जगह पर कितनी अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे एक जंगल में शेर भी है, हिरण भी और मोर भी। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी एक पूरे रीजन में कितने तरह के इकोसिस्टम्स हैं, जैसे भारत में रेगिस्तान भी है और वेटलैंड्स भी। ओके, तो अब जब हम टाइप्स समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां ये विविधता सबसे ज्यादा है। इन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन है जहां स्पीशीज की वैरायटी यानी रिचनेस बहुत हाई है। यहाँ एंडेमिज्म भी हाई होता है। एंडेमिज्म का मतलब ऐसी स्पीशीज जो दुनिया में और कहीं नहीं, बस वहीं पाई जाती हैं। लेकिन इन जगहों पर ह्यूमन एक्टिविटीज से खतरा भी उतना ही ज्यादा है। किसी भी जगह को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के 2 मेन क्राइटेरिया हैं और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वहां कम से कम 1500 ऐसी वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए जो एंडेमिक हो, और दूसरा, वो एरिया अपना कम से कम 70% ओरिजिनल हैबिटेट खो चुका हो। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। पूरी दुनिया के 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4, जी हाँ 4, इंडिया में मौजूद हैं। और ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं। पहला, पूरा हिमालयन बेल्ट। दूसरा, इंडो बर्मा रीजन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता है। तीसरा है संडरलैंड्स जिसमें हमारे निकोबार आइलैंड्स आते हैं। और चौथा है वेस्टर्न घाट्स। इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी होने के बाद भी सच्चाई ये है कि कई सारी स्पीशीज खतरे में हैं। इनकी क्लासिफिकेशन और मॉनिटरिंग का काम करती है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था IUCN। सीधे शब्दों में एंडेंजर्ड स्पीशीज वो प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का यानी एक्सटिंक्शन का खतरा बहुत ज्यादा हो। तो IUCN इन स्पीशीज को उनके रिस्क लेवल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रखती है, जैसे एक्सटिंक्ट यानी अब इसका कोई लिविंग इंडिविजुअल नहीं बचा। फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसका मतलब है एक्सटिंक्शन का एक्सट्रीमली हाई रिस्क। उसके बाद है एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, जो रिस्क के घटते हुए लेवल को दिखाते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर और एशियाटिक लायन ये दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जबकि स्नो लेपर्ड वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा IUCN एक किताब में पब्लिश करती है जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं। ये एक तरह से मास्टर लिस्ट है जिसके बेसिस पर कंजर्वेशन के लिए एक्शन लिए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन खतरे में पड़ी स्पीशीज को बचाया कैसे जाता है? जवाब है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाकर। लेकिन इनमें भी फर्क होता है, चलिए समझते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर खास ध्यान दीजिए। नेशनल पार्क में पूरे के पूरे हैबिटेट यानी वाइल्ड लाइफ और उनके घर दोनों को सख्ती से प्रोटेक्ट किया जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फोकस किसी खास स्पीशीज को बचाने पर होता है और वहां कुछ हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का। ये यूनेस्को के प्रोग्राम के अंडर एक बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसका मकसद डबल है, कंजर्वेशन भी करना है और साथ साथ वहां के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल इस्तेमाल भी करना है। इसे 3 जोन्स में बांटा जाता है। सबसे अंदर होता है कोर जोन जो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है। उसके बाहर होता है बफर जोन जहां रिसर्च और टूरिज्म जैसी लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन जहां लोग रहते भी हैं और प्रकृति के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि नीलगिरी और सुंदरबंस रिजर्व्स। तो अब तक हमने प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की जो कंजर्वेशन का एक तरीका है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन में कंजर्वेशन के 2 मेन अप्रोचेस को ठीक से समझते हैं। ये हैं इन सिटू और एक्स सिटू।
ये बहुत सिंपल है। इन सिटू कॉन्जर्वेशन का मतलब है स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचाना, यानी ऑन साइट कॉन्जर्वेशन, जैसे नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज। वहीं एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन का मतलब है स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट करना, यानी ऑफ साइट, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स या सीड बैंक्स में। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। ये 6 सबसे जरूरी टेकअवेज हैं जो एग्जाम के लिए याद रखने ही हैं। नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स। नंबर 2, इंडिया में 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। नंबर 3, IUCN रेड लिस्ट। नंबर 4, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फर्क। नंबर 5, बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 जोन्स। और नंबर 6, कंजर्वेशन के 2 तरीके, इन सिटू और एक्स सिटू। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे बड़ा, सबसे की डिफरेंस क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। अगले एक्सप्लेनर में हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वागत है आपका SC डिस्कशन पॉडकास्ट में। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे देश क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से जुड़े समझौतों को मानना बंद कर दें तो हमारी इस प्लैनेट का क्या होगा? इसका भविष्य कितना खतरे में पड़ जाएगा? और यहीं पर काम आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो हमें ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस का एक ढांचा देते हैं। तो ये है हमारी एनवायरमेंट सीरीज का छठा हिस्सा, यानी पार्ट 6। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, एक ऐसा टॉपिक जो UPSC, SSC और स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, टैकलिंग क्लाइमेट चेंज टुगेदर। यहां हम उन समझौतों को देखेंगे जो इस ग्लोबल चैलेंज से लड़ने की असल में नींव रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं UNFCCC की। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका सीधा सा मकसद है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को एक ऐसे लेवल पर स्थिर किया जाए जिससे हमारे क्लाइमेट सिस्टम में कोई खतरनाक इंसानी दखलंदाजी ना हो। आसान भाषा में कहें तो ये सभी क्लाइमेट चेंज की बातचीत का एक तरह से पेरेंट अग्रीमेंट है। तो इसका मकसद क्या था? सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और आने वाली बातचीत के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना। इसे 1992 में रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था और लगभग 197 देश इसका हिस्सा हैं। और हाँ, इसी की वजह से क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे बड़े समझौते हो पाए। अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक कहानी बताती है। देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ीं। 1992 में UNFCCC ने एक बेस तैयार किया। फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल, जिसने सिर्फ डेवलप्ड देशों के लिए कुछ बाइंडिंग टारगेट्स यानी कि जरूरी लक्ष्य तय किए। और फिर 2015 में आया पेरिस एग्रीमेंट, जिसने एक बिल्कुल नया यूनिवर्सल अप्रोच अपनाया, जिसमें सभी देश अपने अपने टारगेट्स खुद तय करते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आखिर था क्या? ये UNFCCC के तहत पहला बाइंडिंग यानी बाध्यकारी समझौता था। इसका मकसद था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, और ये 1997 में अडॉप्ट किया गया था। यहाँ जो कीवर्ड याद रखना है वो है बाइंडिंग। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। भारत एक नॉट एनेक्स आय देश था, मतलब एक डेवलपिंग कंट्री। इसलिए हम पर इमिशंस कम करने के कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। लेकिन भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM के जरिए इसमें भाग लिया। अब ये CDM क्या था? इसके तहत डेवलप्ड देश डेवलपिंग देशों में ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते थे जो इमिशंस कम करते हों। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर साल 2015 में एक तरह का गेम चेंजर आया, पेरिस एग्रीमेंट। ये एक ग्लोबल समझौता है जिसका लक्ष्य है कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, और कोशिश ये करनी है कि ये बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक जाए। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योटो प्रोटोकॉल का अप्रोच टॉप डाउन था, मतलब ऊपर से नियम बनाकर सिर्फ डेवलप्ड देशों पर थोपे गए। वहीं पेरिस एग्रीमेंट का अप्रोच बॉटम अप है, मतलब हर देश नीचे से अपनी तरफ से अपने लक्ष्य तय करता है, और इन्हीं लक्ष्यों को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस या NDCs कहते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि इन सभी समझौतों के लिए साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आती कहां से है? कौन बताता है कि खतरा कितना बड़ा है? तो ये काम करता है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UN की एक बॉडी है जो दुनिया को क्लाइमेट चेंज पर अनबायस्ड साइंटिफिक डेटा और रिपोर्ट्स देती है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातचीत होती कहाँ है? ये होती हैं कॉप मीटिंग्स में, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये UNFCCC के मेंबर देशों की सालाना बैठक होती है जहां वो देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और आगे के टारगेट्स क्या होंगे। जैसे COP21 पेरिस में हुई थी, जहां पेरिस एग्रीमेंट फाइनल हुआ। चलिए अब क्लाइमेट चेंज से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे प्लैनेट की दूसरी इंपॉर्टेंट लेयर्स की। इस सेक्शन में हम देखेंगे वो कन्वेंशंस जो ओजोन लेयर और वेटलैंड्स जैसे खास हिस्सों को बचाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे मशहूर नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिससे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, जिन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि CFCs, उनको धीरे धीरे खत्म करने के लिए बनाया गया था। और आपको बता दूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दुनिया के सबसे कामयाब एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। ये एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। इसी की वजह से हमारी ओजोन लेयर अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, रिकवर कर रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब दुनिया चाहे तो मिलकर कुछ भी कर सकती है। अब आते हैं जमीन पर, मतलब जमीन के गीले हिस्सों पर। हम बात कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन की। ये 1971 में ईरान के शहर रामसर में साइन की गई एक ट्रीटी है जो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को बचाने और उनके सही इस्तेमाल पर फोकस करती है। और क्या आप जानते हैं भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 1, 2, 10 नहीं, पूरी 75। ये दिखाता है कि भारत वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। और ये वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए, पानी साफ करने के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए भी। अब तक हमने हवा और पानी की बात की, अब बात करते हैं खुद जिंदगी की, यानी बायोडाइवर्सिटी की। ये सेक्शन उस कन्वेंशन के बारे में है जो धरती पर जीवन के हर रूप से जुड़ा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ये एक ट्रीटी है जिसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, दूसरा, उसके कंपोनेंट्स का सही से इस्तेमाल करना, और तीसरा, उससे होने वाले फायदों को सब में बराबर और सही तरीके से बांटना। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है। इसके 3 मेन गोल्स हैं। नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। नंबर 2, उसके हिस्सों का टिकाऊ उपयोग। और नंबर 3, फायदों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा। बस ये 3 पिलर्स हैं CBD के। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और फोकस करते हैं उन पॉइंट्स पर जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये सेक्शन आपके क्विक रिवीजन के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखें आपको कितना याद है। बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में मेन फर्क क्या था? याद आया? जी हाँ, अप्रोच का फर्क। एक था टॉप डाउन और दूसरा बॉटम अप। ये टेबल आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। UNFCCC सबका बेस है। क्योटो प्रोटोकॉल ने डेवलप देशों को बाइंडिंग टारगेट्स दिए। पेरिस एग्रीमेंट ने सभी देशों को NDCs के जरिए शामिल किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए और CBD बायोडाइवर्सिटी के लिए। इन सबको साइंस बताता है IPCC और इन सब पर बात होती है COP मीटिंग्स में। देखा सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। तो ये थे कुछ सबसे जरूरी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में यानी पार्ट 7 में हम और भी दिलचस्प टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ग्रीन टैक्स, कार्बन क्रेडिट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। आज हम एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ ऐसे करंट इश्यूज पर बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सबसे नए, सबसे क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का 7वां भाग है। आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम जमीन पर जो संकट है उसे समझेंगे, फिर हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में इन सब चैलेंजेस से लड़ने के लिए जो ग्लोबल एक्शन प्लान्स है उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन पर हो रहे क्राइसिस की। यहाँ 2 बड़े शब्द हैं जिन पर हमें फोकस करना है। पहला है डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण और दूसरा है डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन। तो ये मरुस्थलीकरण आखिर है क्या चीज? इसको आसान शब्दों में समझें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक हरी भरी उपजाऊ जमीन इंसानी गलतियों और क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। मतलब जमीन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज्यादा पशु चराई, पेड़ों की कटाई और खेती के गलत तरीके। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, जैसे अपने भारत का थार मरुस्थल और अफ्रीका का सहेल रीजन। ये नाम याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं डिफॉरेस्टेशन पर। ये तो काफी सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है जंगलों को परमानेंट तौर पर साफ कर देना। क्यों? ताकि उस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए, शहर बसाने के लिए या इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए किया जा सके। इसका असर, इसका इम्पैक्ट बहुत ही गंभीर है। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं और मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। एग्जाम के लिए इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल अमेज़न के वर्षावन और भारत में हमारे वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के जंगल इससे काफी प्रभावित हैं। चलिए अब जमीन से समुद्र की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारे महासागरों पर कौन से बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। यहाँ हम 2 मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे, कोरल ब्लीचिंग और ओशन एसिडिफिकेशन। तो ये कोरल ब्लीचिंग क्या है?
सोचिए, जब समुद्र का पानी हद से ज्यादा गर्म होने लगता है तो कोरल्स जो जिंदा जीव हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और इस स्ट्रेस में वो अपने अंदर रहने वाले एक रंग बिरंगे एल्गी को, जिसका नाम जूजेंथिले है, उसे बाहर निकाल देते हैं। इसी एल्गी से उन्हें रंग और खाना मिलता है। इसके जाते ही वो बेजान और बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा विलन कौन है? ग्लोबल वार्मिंग, जिससे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, जहां 2016-17 में मैसिव ब्लीचिंग हुई थी। ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र पर अगला खतरा है ओशन एसिडिफिकेशन। देखिए, होता क्या है कि जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बढ़ती है तो समुद्र उसका एक बड़ा हिस्सा सोख लेता है। इससे पानी का जो pH लेवल है वो गिर जाता है और पानी ज्यादा एसिडिक यानी तेजाबी हो जाता है। पिछली सदी में ही समुद्र का एवरेज pH 8.2 से घटकर 8.1 हो गया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन मैरीन लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। इससे कोरल्स, सीप और दूसरे कई जीवों के लिए अपना खोल यानी स्केलेटन बनाना तक मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई सॉल्यूशंस भी हैं? बिल्कुल हैं। अब हम उन्हीं ग्लोबल फ्रेमवर्क्स और कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे जो इन चुनौतियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट। इससे आप एक तरह का पोल्यूशन परमिट समझ सकते हैं। हर देश या कंपनी को एक लिमिट दी जाती है कि वो कितना CO2 छोड़ सकते हैं। अगर कोई अपनी लिमिट से कम पोल्यूशन करता है तो वो अपने बचे हुए क्रेडिट्स को उस कंपनी या देश को बेच सकता है जिसे ज्यादा की जरूरत है। ये पोल्यूशन कम करने के लिए एक फाइनेंशियल मोटिवेशन है। फिर आता है नेट जीरो। इसका गोल है एक बैलेंस हासिल करना। सिंपल भाषा में, जितनी ग्रीनहाउस गैस हम एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं उतनी ही गैस हम अलग अलग तरीकों से, जैसे जंगल लगाकर या कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से, वहां से हटा भी रहे हैं। एक परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की, यानी नीली अर्थव्यवस्था। इसका फंडा बहुत क्लियर है। हमारे समुद्रों और महासागरों का इस्तेमाल इस तरह से करना जिससे देश की तरक्की भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, लेकिन हमारा समुद्री एनवायरनमेंट भी सेफ और हेल्दी रहे। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसमें फिशरीज हैं, समुद्री बायोटेक्नोलॉजी है, समुद्र की लहरों से एनर्जी बनाना और कोस्टल टूरिज्म, ये सब इसका हिस्सा है। भारत का जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी में भारत की एक बहुत ही जबरदस्त पहल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका पूरा नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये मूवमेंट हम सबको, आम नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए इनकरेज करता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। ये मूवमेंट 2023 में शुरू किया गया था, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मेन फोकस है हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाना। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ही डेजर्टिफिकेशन देखें, फौरन दिमाग में आना चाहिए साहुल और थार। कोरल ब्लीचिंग, ग्रेट बैरियर रीफ और लाइफ मूवमेंट, ये भारत की पहल है। सिंपल डायरेक्ट कनेक्शंस। चलिए अब आपकी समझ को परखते हैं। पहला सवाल, मरुस्थलीकरण और वनोन्मूलन में मुख्य अंतर क्या है? सोचा? जवाब है, मरुस्थलीकरण में जमीन की क्वालिटी खराब होती है, वो बंजर हो जाती है, जबकि वनोन्मूलन में सीधे सीधे जंगल ही काट दिए जाते हैं। दूसरा सवाल, कोरल ब्लीचिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? याद रखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है। और आखिरी सवाल, नेट जीरो कॉन्सेप्ट और कार्बन क्रेडिट्स के बीच क्या कनेक्शन है? कार्बन क्रेडिट्स एक टूल है, एक जरिया है, जिसका इस्तेमाल करके देश और कंपनियां नेट जीरो के बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो आज हमने जमीन और समुद्र से जुड़े क्रिटिकल एनवायरमेंटल इश्यूज, उनसे निपटने के ग्लोबल फ्रेमवर्क्स और भारत के लाइफ मूवमेंट जैसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को समझा। अगले हिस्से में हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले। स्वागत है आपका SSC डिस्कशन पॉडकास्ट में। ये हमारी ज्योग्राफी/एनवायरनमेंट सीरीज का 8वां और हाँ, ये हमारा आखिरी भाग है। आज हम फोकस करेंगे वन डे रिवीजन स्ट्रैटेजी पर और उन कॉमन MCQ ट्रैप्स पर जो एग्जाम में अक्सर परेशान करते हैं। तो ये रहा आज का रोड मैप। हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स और उनकी ट्रिक्स, ग्लोबल कन्वेंशंस, पोल्यूटेंट्स का कंफ्यूजन, PYQs, मैप्स और करंट अफेयर्स यानी वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन ट्रैप से, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एक्ट्स के साल याद रखना। एस्पिरेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक कर देंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 4 मुख्य एक्ट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980,
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और आखिर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें सीक्वेंस में याद कैसे रखें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस ये लाइन याद रखिए, वाइल्ड फॉरेस्ट एंजॉय बायोडाइवर्सिटी। देखिए, वाइल्ड से हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एंजॉय से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इससे आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आसानी से याद रहेगा, 72, 80, 86 और 02। सिंपल राइट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैलेंज है ग्लोबल कन्वेंशंस को उनके सही मकसद से मैच करना। ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर पूछा जाता है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल का फोकस है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन पर, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट एक्शन टारगेट सेट करता है, और हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से जुड़ा है, ये इतना सक्सेसफुल था कि इसे सबसे कामयाब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में से एक माना जाता है। फिर है रामसर कन्वेंशन, जिसका मतलब है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि का कंजर्वेशन, और CBD मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम में सीधा आएगा रामसर और ऑप्शंस में होगा वेटलैंड्स, बस आपको टिक करना है। अच्छा, अब आते हैं पोल्यूटेंट्स पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स और लंदन वर्सेस LA स्मॉग। चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ये बहुत आसान है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से निकलते हैं, जैसे गाड़ी के धुएं से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, जैसे कि ओजोन या स्मॉग। तो बस इतना याद रखें, प्राइमरी मतलब डायरेक्ट सोर्स से और सेकेंडरी मतलब रिएक्शन से बना। स्मॉग को लेकर भी एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है। इसके दो टाइप्स हैं। पहला लंदन स्मॉग, जो सल्फर से भरा होता है और ठंडे कोहरे वाले मौसम में बनता है। इसका मेन सोर्स है कोल बर्निंग। दूसरा है LA स्मॉग यानी लॉस एंजलिस स्मॉग। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन रिच होता है और गर्म धूप वाले मौसम में बनता है। इसे फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, क्योंकि इसके बनने में सनलाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं ताकि पता चले कि ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आखिर पूछे कैसे जाते हैं और कॉमन ट्रैप्स क्या होते हैं। सवाल है, कौन सा एक्ट एक इंटरनेशनल ट्रीटी के बेसिस पर इंडिया में वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है? जरा याद कीजिए, हमने वेटलैंड से जुड़े एक खास इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की थी। बिल्कुल सही, रामसर कन्वेंशन। तो इस सवाल का लिंक आखिरकार वहीं से है। अगला सवाल, किस स्मॉग टाइप को फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है? यहां कीवर्ड है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट। अब सोचिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन सा स्मॉग सनलाइट की मौजूदगी में बनता है। सही जवाब है LA टाइप स्मॉग। और ये सवाल सीधा हमारे निमोनिक को टेस्ट करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस साल पास हुआ था? याद कीजिए, वाइल्ड फॉरेस्ट एंजॉय बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी सबसे आखिर में था और हमारा सीक्वेंस था 72, 86 और 02। तो जवाब क्या हुआ? 2002। देखा, ट्रिक से कितना आसान हो गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसमें अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए तो मार्क्स पक्के हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मैप बेस्ड क्वेश्चंस की। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए ये जरूरी है। मैप पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जैसे हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, इन सब की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। 1 मार्क का सवाल भी यहां से आसानी से सॉल्व हो सकता है। और अब सबसे जरूरी चीज, करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से जोड़ना। ये वही स्किल है जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग करती है। स्क्रीन पर देखिए, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मरीन रिसोर्सेज और उनके सस्टेनेबल यूज से जुड़ा है। लाइफ मूवमेंट जो इंडिया का इनिशिएटिव है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। नेट जीरो टारगेट्स का सीधा संबंध UNFCCC की मीटिंग्स जैसे COP26 से है और कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से निकला है। हमेशा हर करंट टॉपिक को एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट से लिंक करके रिवाइज कीजिए। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। इससे हमारा पूरा रिवीजन सॉलिड हो जाएगा और प्रेशर में रिकॉल करने की आदत भी बनेगी। तैयार हैं? ओके, पहला सवाल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का साल क्या था? सोचिए, हमारा निमोनिक क्या था? बिल्कुल सही, 1986। अगला सवाल,
रामसर कन्वेंशन का फोकस एरिया क्या है? एकदम सही, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। एलए टाइप स्मॉग का सोर्स क्या है? याद रखिएगा, ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसलिए इसका सोर्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स। बहुत अच्छे। और आखिरी सवाल, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है? ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकला था, जिसका मकसद था ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। बहुत बढ़िया। तो ये रहा फाइनल रिकैप। एक्स के लिए निमोनिक याद रखें, कन्वेंशंस में नाम को उसके पर्पस से मैच करना है। पोल्यूशन में प्राइमरी यानी डायरेक्ट और सेकेंडरी यानी रिएक्शन का फर्क समझें। स्मॉग में लंदन और एलए का डिफरेंस याद रखें। मैप्स में हॉटस्पॉट्स और वेटलैंड्स पर फोकस करें। और हाँ, हमेशा करंट को स्टैटिक से जोड़ें। और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है इस पूरी सीरीज और आज के रिवीजन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आगे ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।